ना भाषा भाव शैली है, ना स्वागत सार गर्भित है। ये हमारे हृदय का प्रेम मात्र ही है जो आप सभी को सादर आमंत्रित है। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। एशियन न्यूज़ की ओर से एक खास पहल यहाँ पर की जा रही है, सशक्त नारी समर्थ समाज। आज इस मकसद से, वैसे तो साल के 365 दिन होते हैं और सभी महिलाओं के लिए ही रहते हैं और सभी के लिए रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब हम सभी को सम्मान मिलने की ज़रूरत होती है। हर कोई अपने क्षेत्र में, आप सभी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार ये काम छुप जाते हैं और कई बार ये छप जाते हैं। हमारी आज ये कोशिश है एशियन न्यूज़ की ओर से कि इन सभी छुपे हुए लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार ऐसे योगदान दे रहे हैं। आप सभी को एक सम्मान देने के लिए पहल, एक मंच देने की कोशिश आज एशियन न्यूज़ ने यहाँ पर की है। एशियन न्यूज़ प्रेजेंट्स सशक्त नारी समर्थ समाज। इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, क्या इस कार्यक्रम का मकसद है, ये अभी हमने आपको बताया है। और अब से कुछ ही देर में हम अपना पैनल डिस्कशन, जो कि तय समय अनुसार हम शुरू करेंगे, और साथ ही कई मुद्दों को लेकर आज इस मंच के माध्यम से उन मुद्दों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनी रजक जी, पद्मश्री शमशाद बेगम जी, पद्मश्री उषा बारले जी, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारी जो आज की जो मेहमान हैं, मुख्य अतिथि महोदया हैं, आप सभी से, आपने जो अपने क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है और समाज के लिए आप लोगों ने, आप सभी ने जो एक नई इबारत लिखी है, एक नया उदाहरण आप सभी ने महिलाओं के लिए सेट किया है। हम चाहेंगे कि आप सभी दो दो शब्द के माध्यम से संक्षेप में क्या संदेश आप महिलाओं को देना चाहती हैं, और किस तरह से आप सभी ने जब इस काम को शुरू किया तो क्या राह में चुनौतियां आई, क्या कुछ बाधाएं आई, और उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए, उन सभी को सामना उन सभी का करते हुए आप कैसे आगे बढ़े और आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया, ये सभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। और हमारे जो आज के सभी जो मेहमान हैं वो सभी आप सभी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो एक एक करके हम आप सभी से सुन लेते हैं। शमशाद बेगम जी। मंच पर उपस्थित सम्मान्य पद्मश्री दीदी ममता जी, पद्मश्री उषा बारले जी, राष्ट्रपति पुरस्कृत रजनी जी, और एशियन न्यूज़ की सभी सम्मानित टीम, डायरेक्टर और सम्मानित मेरी बहनें। जैसे कि सशक्त नारी शब्द से ही आप सभी समझ जाएंगे कि महिलाएं सशक्त हैं क्या? है ना? हैं। बिल्कुल हमको समझना पड़ेगा कि हम सशक्त हैं, क्योंकि ईश्वर के बाद यदि कोई सृजन करता है तो हम महिलाएं ही हैं। तो समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने में ईश्वर के बाद हमारी बहनें ही होती हैं। बालिका शिक्षा को लेके हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी मदद से सरकार हालांकि उनको पुस्तकें दे रही है, भोजन दे रही है, ड्रेस दे रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समाज की भी भागीदारी बढ़े। कुछ बच्चे ऐसे होती हैं जो उन कॉलेज की फीस नहीं अदा कर पाती हैं, तो हम लोग गांव के ही लोगों से दान लेके उन बच्चों को हम लोग सहयोग देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 9000 बच्चियों को मदद पहुंचा चुके हैं, और कुछ बच्चियां तो कॉलेज भी पढ़ रही हैं दानदाताओं के सहयोग से। तो इस तरीके से लगातार हम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा कोरोना काल के समय थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन फिर हम उनको एक्टिव कर रहे हैं। तो पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और एशियन न्यूज़ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। हम तो बस एक छोटे से फील्ड कार्यकर्ता हैं, और जो सम्मान हमको मिला है वो इस सारी बहनों का सम्मान है। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद शमशाद जी, बहुत अच्छा आपने परिचय और किस प्रकार से जो चुनौतियां आई हैं और सभी चुनौतियों को कैसे आपने उन सभी का सामना किया है और कैसे आगे बढ़ती चली गई हैं। आप वाकई समाज के लिए एक मिसाल हैं और आपने इस बात को भी सच कर दिखाया है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात को सार्थक किया है शमशाद जी ने। अपने घर से चार दीवारी से वो बाहर निकली और अपने साथ साथ उन्होंने समाज को समर्थ बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना किया है, आज वो मुकाम और वो उपलब्धि, वो सारा परिणाम आप सभी के सामने में है। पुनः एक बार फिर से बहुत स्वागत है और जोरदार तालियां शमशाद जी के लिए। शमशाद जी को हमने सुना है, अब रजनी रजक जी को सुनते हैं हम कि किस प्रकार से कैसे उन्होंने काम किया है, क्या कुछ चुनौतियां उनके जीवन में आई हैं, क्योंकि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है सशक्त नारी समर्थ समाज, उसको वो सार्थक कर रही हैं, क्योंकि रजनी रजक जी को नारी शक्ति सम्मान 2018 में सम्मानित भी यहाँ पर किया जा चुका है। तो किस प्रकार से कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ रहा है रजनी रजक जी का सफ़र, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो। ये छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी, सुख दुख के चिन्हारी, ये सुख दुख के चिन्हारी। गाँवे में गोकुल मथुरा काशी, जम्मे देवता धामी। गाँवे में गोकुल मथुरा काशी, जम्मे देवता धामी। जय जोहार। गौरव में इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी। गाती नदियाँ झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी। तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा। शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा। ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम छत्तीसगढ़ महतारी। तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ के आंगन में और रायपुर के बहुत ही खुशनुमा इस प्रांगण में आज एशियन न्यूज के इस प्रतिष्ठित समारोह में मंचासीन, बुलंद हौसले और नारी सशक्तिकरण की पर्याय पद्मश्री दीदी ममता चंद्राकर जी, पद्मश्री उषा बारली जी, पद्मश्री शमशाद बेगम जी और यहाँ सभी मेरी जग को जन्म देने वाली तमाम नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा परिचय केवल इतना ही है कि छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी, छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी, काम हवे कलाकारी। कला संस्कृति संवर्धन की हावे जिम्मेदारी। रामायणी कौशल्या गाथा, गाथों ढोला मारू। 24 बछर माँ देखे नहीं हो, आप जैसन मयारू, आप जैसन मयारू। मेरी पहचान उस गीत से है जब 1987 में वीनस बॉम्बे धमाका कैसेट से एक गीत निकला। पान खैले बे मोर राजा, दुधरू जवान मोर खाए बीरो पान जमा, लैची लवांग पान खैले बे। का बड़ा जमाना बहुत आगे है, और आगे रे आगे बाबू नवरे जमाना। और आजकल के नोनी बाबू गाथे बढ़िया गाना। आजकल बढ़िया बढ़िया गाना गवैया, बढ़िया बढ़िया कलाकार आगे है। हमन वो जमाना के कलाकारन, वो पीढ़ी के अन जिनमन बैलगाड़ी के सफ़र से लेके जेट भी देखें, बैरंग खस से लेके आज मोबाइल व्हाट्सएप के ज़माना आगे। वो ज़माना के हरन हवन है जब सिर में सरसों के तेल और तिल के तेल लगा के स्कूल घला जावन और शादी ब्याह में घला जावन। मैं रजनी रजक, कला में परिवार उतई में श्री जी.पी. रजक जी मेरे पिताश्री, माता विमला रजक। कला में रजक परिवार में मेरा पूरा परिवार कलाकार है। ऐसे कहियो तो कहते ना कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लैका। पूरा परिवार कलाकार है। कला में रजक परिवार उतई में मेरा वो जन्मभूमि और धर्मभूमि घुघसीडी जो मेरा ससुराल है। मैं छत्तीसगढ़ की वो सौभाग्यशाली बेटी हूँ जिसे मायके से तो कलाकारी के लिए, कला जीवन के लिए, समाज सेवा के लिए सपोर्ट तो मिला, साथ ही साथ मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति, ससुर और सभी
लोगों ने इतना सहयोग किया जिसके बलबूते पर मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ परम आदरणीय सम्माननीय श्री सुभाष मिश्र साहब का, जिन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और उसके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार साहित्यकार उनको जैसा उन्होंने सहयोग किया, मुझे उनका मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा स्रोत हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में एशियन न्यूज़ का और आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपने जो वाकई सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जो लगातार आप आगे बढ़ी हैं, वो आपने अपने उन कार्यों के माध्यम से बताया है कि वाकई महिला होना या महिला रहना आसान नहीं है। और साथ ही एक लाइन को भी आप सार्थक करती हैं, आप और आपका परिवार, कि अकेले ही निकला था जाने वे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता चला गया। ये बात आपके परिवार के मुखिया के लिए काफ़ी सार्थक है, क्योंकि उन्होंने कलाकारी के क्षेत्र में और इस अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस राह पर ले लिया। और उदाहरण आपके सामने है कि ऐसी विभूति हमारे सामने मंचासीन है। चलिए, रजनी जी को हमने सुना है और इसके बाद में पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को भी हम सुनते हैं। स्वर कोकिला हैं पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, और उनकी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और बहुत सारे गानों पे उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी आवाज़ दी है। तो आइए उनके सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी उनसे सुनते हैं। उषा बाले जी पद्मश्री से सम्मानित, रजनी रजक जी राष्ट्रपति से सम्मानित, सभागृह में उपस्थित रचना मिश्रा जी, ममता आहार जी, सुनीता वर्मा जी और तमाम मेरी बहनें, इनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है जिसमें तमाम अपने कर्तव्य को करने वाली महिलाएं अपने जो शिखर पर आई हैं, अपने कर्तव्य को करते करते उनको इकट्ठा किए हैं, यहाँ पर एकत्रित किए हैं। बहुत कम मौका मिलता है कि इतने सम्मानित लोगों के बीच हम उपस्थित हों, अपनी अपनी कला के क्षेत्र में, अपने अपने अन्य विधाओं के क्षेत्र में जो जिन्होंने नाम किया है उनके साथ बैठना उठना एक सौभाग्य की बात है। अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ मुझे ही नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कि अपनी उम्र से ही कर लेती हूँ, क्योंकि जिस उम्र से हमने शुरू की है अपनी कहानी कही, अपनी यात्रा शुरू की है, उस ज़माने पर महिलाओं के लिए बहुत कठिन था, ख़ास तौर पे उस फील्ड को चुनना जिसको समाज स्वीकार आज भी नहीं करती है। संगीत विधा को लेकर चलना 66 वर्ष पूर्व कहूँगी मैं। 1958 मेरी पैदाइशी है, मैं जन्म ली 1958 में दुर्ग शहर में। मेरे पिताजी तो मूर्धन्य कलाकार थे संगीत के। उस ज़माने में पुरुषों को भी संगीत के लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि वो समाज संगीत को बहुत अच्छा नहीं मानती थी। तब पिताजी करते रहे, तब पिताजी भी बहुत पीड़ा सहे, क्योंकि वो एक मालगुजार घर के थे, ज़मींदार घर के थे, और ज़मींदार के घर में कोई संगीतकार पैदा हो और संगीत की शिक्षा करे, उसके लिए बहुत दुर्लभ चीज़ थी और बहुत कठिन कार्य था। लेकिन उन्होंने अपने पिता को मतलब रुष्ट करके ही ये विधा अपनाया उन्होंने। उसके बाद जब हम पैदा हुए तब हम दोनों बहनों को उन्होंने संगीत में डाला। बड़ी बहन मेरी नृत्यांगना थी और मुझे गायन के लिए चुना उन्होंने कि तुम्हारी आवाज़ मीठी है तो तुम गाना ही गाओ, डांस नहीं। जबकि मुझे डांस का शौक़ बहुत ज़्यादा था, पर चलिए पिताजी की इच्छा थी, पर समाज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी उस समय। कहते थे पिताजी के सामने नाचते गाते हैं दोनों बहनें, पता नहीं कैसा कैसा समाज गढ़ रहे हैं लोग। पर ठीक है, समाज की अवहेलना, समाज का जो दर्द है वो आज भी मैं महसूस करती हूँ कि कैसे हम लोग गाते बजाते रहे हैं। पर पिताजी की इच्छा
बड़ी थी तो उसको हमको पूरा करना था। मैं 9 वर्ष की उम्र में मंच पर गाने लगी थी। उस ज़माने में फिल्मी गीतों का बहुत प्रचलन था और फिल्मी गीत ही गाया करती थी। 1974 की बात है, जब मैं हिंदी गीत ही गाया करती थी। उस ज़माने में एक संस्था थी चंदैनी गोंदा, 1973 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसे देखने मैं गई थी। और वहाँ पर गाना सुनाने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था वहाँ पर कि ये गाना नहीं गा सकती है। लोग वहाँ से मेरे पिताजी को खबर आई कि भाई आपकी बेटी गाती ज़रूर होगी, आपको अच्छा लगता होगा, पर ये छत्तीसगढ़ी गीत नहीं गा सकती हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, तुमको मेरी लाज रखनी है और तुम्हें छत्तीसगढ़ी गीत गाना है। मैं भी बड़ी झिझकती रही, पर समय बीतते गया, मैं पढ़ने भी निकल गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक में एमए की खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जाकर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ से मैं पढ़ कर निकली हूँ वहाँ मैं कुलपति के पद पर स्थापित हुई हूँ। आप अपनी हिम्मत मत हारिए, मैं भी हिम्मत नहीं हारी हूँ। जैसे कि समाज कहता है, परिवार कहता है, लेकिन आपके इरादे बुलंद हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप नहीं रुकेंगी, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगी। इन्हीं इरादों के साथ आप चलते रहिए, इन्हीं कामनाओं के साथ। धन्यवाद। कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस लाइन को, इस बात को सार्थक और सच साबित कर दिखाया है ममता जी ने। जिस प्रकार से उनके राह में भी चुनौतियां आई, उनके जीवन में जिस प्रकार से चुनौतियां आई, छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा को लेकर जिस प्रकार से जो मुसीबतें उन्होंने झेली है, जो ताने उन्हें सुनने पड़े हैं, जो मुसीबतें उनके जीवन में आई हैं, उन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए आज जिस मंच पर और जिस प्रकार से, जिस उपलब्धि के साथ में वो यहाँ पर मौजूद है, वो उदाहरण हम सभी के सामने में है। एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए। तो चलिए एक एक करके हम मंच पर आसीन सभी अपने मेहमानों को सुनते चले जा रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मंच पर पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले जी भी मौजूद हैं। पंडवानी गायन के क्षेत्र में उन्होंने खूब नाम रोशन किया है और लगातार उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, उनका सफ़र निरंतर जारी है। अब कैसे इस क्षेत्र में वे आई हैं और कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई है, ये हम उषा बारले जी से सुन लेते हैं। साथ में ही हम आपको बता दें कि हमारे साथ में इंस्पेक्टर तरुणा साहू जी भी अभी मौजूद हैं। इन्हें भी पंडवानी गायन के क्षेत्र में और इनके नाम से इन्हें जाना जाता है, वर्दी वाली पंडवानी गायिका के नाम से उन्हें जाना जाता है। और साथ में मंच पर आसीन है हमारे साथ में पद्मश्री उषा बारले जी। बने जोरदार ताली बजाओ ना। हाँ, और ताली बजा के जयकारा भी करूँ, ठीक है? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली बजावे भूला गए, तो फर्क है ना, दोनों एक संग रहा। चलो सूर और ताल। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जम्मो दाई दीदी बहनी मन की जय। वो करो जय। जब का हमारे मंच में बैठे हैं हमारे बड़े बड़े दीदी मान, हमारे बड़े दीदी माननी ममता दीदी, माननी रजनी दीदी और माननी हमार बेमसा दीदी, सब वो दीदी माला में चरण छू के प्रणाम करत हूँ। और जम्मो हमार जनता जनार्दन के रूप में हमार बहिनी मान, हमार दीदी मान, हमार सबसे बड़े हमार धरता करता मैडम आए हवे, बोला हम चरण छू के प्रणाम करत हन। जाना था कौन मैडम थे ला, मैं ओकर संग में अब्बर दिला सीखे हूँ, मोला सीखो है मोर गुरु जी है मिश्रा मैडम जिला हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। और सब बोझल्ला जतका भी आए थे मल्ला चरण छू के प्रणाम करत हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सब बोझल अपन अपन गोठला गोठिया डरिस, मोर पारी आगे ना ता का की से नारी मल्ला महान नहीं, ओकरे सिलसिला चलत का ना। सही बात है, नारी मन महान, सही बात है, महान हन। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि मन भी कहे है कि सही में नारी महान है। कही तो दिस, लेकिन एक कनिक भी ऊपर मन छोटे काबर हो जाते। का हो रे फलाना घर के बहू पेट में रिश्ते टूरी आएगा, तब कर मन काबर छोटे हो गए।
नारी महान तो मान दिस, लेकिन टूरी कहती तक काबर ओकर मन छोटे हो गए। अच्छा एक बात हो गई। अब ओकर घर कर देख तो रे वो साहू समाज में ओकर बहू पेट में रही से का या ओकर घर तो गुड्डुआ हैगा, गुड्डुआ है तब फटाका फूटना चालू हो गए। तब बेटी बर तोर मन छोटे हो गए और बेटा बर फटाका फूटा थे ते कौन सही से दाई देता जस। तब बेटी बर ते छोटे करे और बेटा बर ते ज्यादा करे। बात सही है गलत है? और आज वो ददहा बेटा बर पूरा जहजात ला कमा के रखा थे, दर दर के ठोकर खावते, दर दर के भटका खावते, अब का नहीं करते। मोर बेटा हा मोरे असन गरीब मत हुआ है, मैं भले गरीब हूँ लेकिन मोर बेटा हा पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और दुनिया में नाम कमाए। जो भी लगी तेल कर हूँ मर जाते डोकरा उसने कर करके। सही बात है गलत बात है? लेकिन वो बेटा हा बाप जे दिन मरे पर बैठते थे ना तब दवाई पर घलो नहीं जाए, लेकिन वही खबर ला बेटी सुनते कि मोर दादा की तबीयत खराब कही के तो घर द्वार छोड़ के दौड़ाता थे और वो बेटी दवाई की जुगाड़ करते। बेटा संपत्ति की जुगाड़ करते तो बेटी दवाई की जुगाड़ करते, जे बेटी बा मूल छोटे करते। हमार सियान मन और उपाधि दी हमार दीदी बताइस ना, रजनी दीदी कहिस ना कि बेटा से बढ़ के नारी बेटी मन होते। बेटा ला कैसे आप ढीला छोड़ देते हो, कहीं भी जात हो कहते तो खोज खबर नहीं करो। अब बेटी जाता कोनो मेरे जाबो कहते था 3 बेर 4 बेर मोबाइल, आज मोबाइल के जमाना हो गए थे, आतिक बेर हो गए रे कहाँ हंस कैसे नहीं आवत हस, आवत हो ना वो तो जल्दी आ। बेटी के शोर खबर करते चिल्लाथन मत जाओ, ते में फर्क है नहीं। काबर फर्क है कि बेटा जात लोहे कहीं भी फेंक दे, चाहे बरसात पानी में हो, चाहे भरी धूप में हो, चाहे रात बिकाल के हो। अब बेटी सोना है तो सोनल कहाँ रखते आलमारी के अंदर, तताए आलमारी के रहिया गली में काबर घुमा था। तो इसलिए बेटी ला सोना की उपाधि दे बड़े बड़े सियान मान। मैं नहीं जानो भाई ही मन सब गोठियाती दीदी मत दिल बतावा था। सही बात है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग मन सियान मन बेटी ला सोना के सम्मान दे। तो आज हम सोना के ही सम्मानन और उसने रही बोल। तब मैं गाना सीखता हूँ ना नहीं लागे पैसा इसके के देवा। तब दीदी हाँ रजनी दीदी गाना सिखावे, तीजन दीदी गाना सिखावे, एक एक पाँव चल चल के एक एक सुर मिला मिला के ये लैसे नहीं ये लैसे, ये लैसे नहीं ये लैसे। तब मैं साहब लगे कि सर हमार दीदी हाँ बन ही मास्टर, हमन बनबो चेला और दीदी गाही और हमन हाँ सीखबो। एक सती यही मेरे मोर बात ना समाप्त कर देता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नारी शक्ति की जय। तो मंच पर उपस्थित आप सभी विभूतियों का बहुत धन्यवाद। आप सभी को सुनना बहुत अच्छा रहा और मैं आप सभी से ससम्मान विनम्र आग्रह करती हूं कि आप अपना स्थान यहां पर ग्रहण करें। और इसके बाद से आज के हमारे कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी कि हमने सभी विभूतियों को यहां पर सुना है, उनकी जीवनी के बारे में सुना है, उनकी कहानियों को सुना है और इसके बाद में अब हम आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं अपने पैनल डिस्कशन की ओर, सशक्त नारी समर्थ समाज। और इसी के चलते अब हम अपने पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सभी पैनलिस्ट को जो कि हेल्थ के क्षेत्र में हमारे साथ में यहाँ पर बतौर पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे, आप सभी से ससम्मान और विनम्र आग्रह है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा जी, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, श्यामली नामदेव जी एजुकेशनिस्ट है चाणक्य लॉ एकेडमी से, डॉक्टर कनिका मेहरा जी डेंटिस्ट, डॉक्टर प्रीति सतपति जी प्रोफेसर। तो आप सभी से अब यहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ कैसी बाधाएं आ रही हैं, कैसी चुनौतियां हैं, क्या कुछ अड़चनें हैं, इन सभी को लेकर अब हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसी के बाद से सुरक्षा को लेकर भी बातचीत इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जितनी बात करनी सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर ज़रूरी होती है, शिक्षा को लेकर ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है और कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो धन्यवाद एशियन न्यूज़ और पूरी टीम, कौशिक जी विशेष रूप से, यहाँ उपस्थित मंचस्थ जितने अतिथिगण हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी अपने क्षेत्र की प्रबल नारी शक्ति, आप सभी को वंदन अभिनंदन। पैनल डिस्कशन में शामिल हुए आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि विषय विशेषज्ञ के रूप में मुझसे उम्मीद रखी जा रही है कि आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में महिलाओं की भूमिका
पर मैं बातचीत करूं तो मैं ये कहूँगी कि प्रबंधन का जो गुण है वो महिलाओं से बेहतर और किसी में नहीं है। क्योंकि आर्थिक कहें या और किसी, क्योंकि आर्थिक शब्द जो है या आर्थिक जो भाव है वो समाज से परे नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं वह अर्थ से ही चलता है, और अर्थ जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। उसमें नारी शक्ति किस प्रकार से अपने आप के प्रबंधन के साथ ही पूरे समाज को भी अपने विशेष उस प्रबंधन के तरीके से वो उसको सार्थक करते हुए उसको और परिष्कृत करती हैं। छोटी छोटी बचतें हैं, छोटे खर्चों के नियंत्रण हैं, निवेश की गतिविधियां हैं। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि कुछ विशेष मौसम में जब सेल लगता है, किसी जगार लगती है या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के जो बाज़ार लगते हैं जिसमें कुछ प्रतिशत की छूट भी मिलती है, तो आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की वो मानसिकता रहती कि अगर छूट हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसका भी सदुपयोग करें। आप सोचिए, छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े तक की सारी व्यवस्थाओं के चलते मितव्ययिता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी जो महिला शक्ति है वो अभी अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। शासन की इस पक्ष में बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने में सहायक रही हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपने कठिन बातें यहाँ पर बताई है, और ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि किस तरह से वो बचत कर सकती हैं। और जो किटी का ज़माना है तो वो भी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी और अहम बातें उन्होंने बताई। चलिए, शिक्षा के बारे में हमने समझा है, एक एक करके हम सभी मेहमानों की ओर मुखातिब होंगे और उनसे सुनेंगे। स्वास्थ्य भी बेहद ज़रूरी होती है, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि अक्सर हम अपने हर रोज़ के रोज़मर्रा के कामकाज के चलते अपने स्वास्थ्य को लेकर हम उतने सजग नहीं हो पाते जितनी सजगता हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होती है। कनिका मेहरा जी हैं, डेंटिस्ट के तौर पर हमारे बीच में ये मौजूद हैं। उनसे अब हम जानेंगे कि क्या कुछ और कैसे अड़चने आप देखती हैं महिलाओं के जीवन में, जैसे स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां आती हैं। कई बार वो अपनी बातों को रख नहीं पाती है, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को वैसे नहीं कर पाती। आपका नज़रिया कैसा है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले थैंक यू सो मच एशियन न्यूज़, पृथा, कौशिक जी एंड आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। स्वास्थ्य के लिए आज भी मेजरली लेडीज़ जब आती हैं ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहला उनका जो टाबू होता है वो हम घर पे डिस्कस करके बताएंगे। हस्बैंड अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, माता पिता अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। जब वो अपने घर वालों के साथ आती हैं तो घर वाले ये मानते हैं कि अगर लेडी अफेक्टेड है तो डेफिनेटली उस दिन का काम, उनकी दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त है। क्योंकि फॉर एग्जांपल दांत में दर्द है तो वो उठ नहीं पा रही, दर्द है, पूरे दिन से कंप्लेन कर रही हैं। पर जब हम उनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मैडम क्या दवाई देकर काम चलेगा? अभी इस महीने ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वेराज जब हम मेल की तरफ आते हैं, नहीं, ही इज़ द अर्निंग मेंबर, हमें इनका ट्रीटमेंट अभी करना है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हम आज भी देख रहे हैं। इट इज़ इममटीरियल कि वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं हैं, अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। बट जब ट्रीटमेंट रोकने की बारी आती है तो महिला का खुद भी और उसके घर वालों का भी एक वो होता है, 5 दिन 7 दिन दवाई दे दीजिए, हम 10 दिन बाद बताते हैं। एंड आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो तकलीफ़ मुझे है, मेरा काम रुक रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को सबसे पीछे रखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी बताएं कि नहीं, मुझे भी ज़रूरत है। वो कोई भी तरीके का दर्द हो, क्योंकि वो दर्द मैं झेल रही हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं। एंड हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते होंगे, तीसरे से चौथे दिन तुम्हें तो रोज़ दर्द होता है। तो हम वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप सब अपने आप में पर्सनालिटीज़ हैं। अपने सीनियर से आज बहुत कुछ सीखा जो हमारे मुख्य अतिथि थे। एंड हाँ, कुछ चीज़ें आज भी सदियों से शायद वहीं स्टैंड कर रही हैं, पर उसमें मुझे कहीं एज अ फीमेल खुद ये लगता है, महिला होकर, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं उस जगह रखा है, इसलिए हमें उस जगह नहीं रखा जाता है।
तो आप लोग जब अपना दर्द अपने आप डॉक्टर को वो करके अपना इलाज स्वयं मांगेंगी, आई डोंट थिंक सो कोई आपको मना करेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ में इस कार्यक्रम में अभी सुबोध सिंघानिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं और विशाल मोदी जी भी हमारे बीच में मौजूद है। पुष्पगुच्छ से इनके स्वागत के लिए मैं आशीष तिवारी जी, मैनेजिंग एडिटर से ससम्मान आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ से सुबोध सिंघानिया जी का स्वागत करेंगे। और विशाल जी के स्वागत के लिए मैं कौशिक कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे पुष्पगुच्छ से विशाल जी का स्वागत करें। तो चलिए अब स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने पैनल डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रीति सतपथी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे भी हम सुनेंगे। 2 पुस्तकों का प्रकाशन इनकी ओर से किया जा चुका है और लगातार महिला साक्षरता को लेकर और समाज को शिक्षित करने को लेकर वो लगातार प्रयासरत है। कैसे देखती हैं प्रीति जी आप अभी के समाज को, और कितना अंतर आप देख पाती है तब की अगर बात करें और अब में बात करें तो? आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी मातृ शक्तियों को मैं हार्दिक अभिवादन करते हुए और स्पेशली एशियन न्यूज़ और पृथा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए, एजुकेशन की बात करें तो आप लोग जैसा जानते भी हो कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों को हर बार अधिकारिता जो है वो ज़्यादा ही प्राप्त होती है। पहले का समय लेकिन एक ऐसा था कि महिला और पुरुषों के बीच में शिक्षा को लेकर भेदभाव होते थे, पर अभी परिवार में और समाज में लड़कियों की शिक्षा को भी लेकर अब जागरूकता आ रही है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जो कि सिर्फ हमको पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, शिक्षा के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं। तो महिलाओं की संख्या जो आगे आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जो उनका रेशियो बढ़ते जा रहा है और महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पहले शिक्षा का डेफिनेशन सिर्फ इतना ही था कि वो 12वीं तक पढ़ जाएं, उनकी शादी कर दी जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेजुएशन कर लें या टीचरशिप का जॉब कर लेती थी। लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को आ रहा है। और अगर मैं चूँकि लॉ की प्रोफेसर हूँ तो मैं लीगल एजुकेशन को थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हम सिर्फ कानून की जब बात करते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं। आप देखना कि घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन महिलाएं आगे बढ़कर जो है अपने उस हिंसा के लिए जो वो रिपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। तो मैं इस क्षेत्र में भी बहुत काम कर रही हूँ कि कम से कम विधिक साक्षरता और लीगल एजुकेशन जो है वो हर महिला को प्राप्त हो। चलिए, वाकई बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर प्रीति जी ने कही है। कानून का जिक्र उन्होंने किया है। तो चलिए, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक बार फिर से हम कानून को लेकर चर्चा करते हैं। विधिक यहाँ पर उनके रूप में और इस क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से योगदान दे रही है श्यामली नामदेव जी, एजुकेशनिस्ट है चाणक्य लॉ एकेडमी से। श्यामली जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, विधि की जब बात आती है, न्याय की जब बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो बात होती है, लेकिन कई बार महिलाओं के लिए जो न्याय किए जाते हैं, महिलाएं उतनी न्याय को नहीं ले पाती हैं जिस प्रकार से उनके साथ में न्याय होना चाहिए, वो वैसा नहीं हो पाता है। और कई बार महिलाएं ज़्यादती के शिकार होते रहती है, चूँकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है, अपनी सुरक्षा को लेकर वो वैसी सजग नहीं हो पाती है जैसे उन्हें होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है और कितनी जागरूकता अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आई है, आप कैसे देख रही हैं अभी से? सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ को मेरा दिल से धन्यवाद, स्पेशली कौशिक जी को। बाकी आप सबके साथ ये समय, ये मंच मुझे मिला है, जिसके लिए भी दिल से आभार। और सब गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं चाणक्य लॉ एकेडमी से हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ उनकी। आज 12 साल से हमारा इंस्टीट्यूट है और लगभग 200 जजेस जुडिशियरी में अभी पोस्टेड है। इस साल भी सिलेक्शन है। तो पहले तो एक अच्छी न्यूज़ ये दूंगी कि जो नारी शक्ति या जो हमारे गुणीजन बोले कि पार्टिसिपेशन, तो इस साल का जो रिज़ल्ट था हमारा जुडिशियरी का, जिसमें 1 to 10 जो टॉप 10 में टॉप 9 जो था वो लड़कियां जो है मतलब 9 जज, और जिसमें टॉप 7 जो थे वो हमारे इंस्टीट्यूट से थे। और अगर सिलेक्शन रेशियो देखेंगे लास्ट 3 इयर्स तो 1:3 है। मीन्स अगर 6 लड़के हैं तो 18
लड़कियां जज बनी हैं, है। तो ये न्याय में जो भागीदारी, मेरे लिए नारी सशक्तिकरण जो है भागीदारी ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यायपालिका में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी। सिर्फ न्यायपालिका नहीं, जैसे ADPO होता है, जिला अभियोजन अधिकारी, उसमें भी लगभग हमारा 150 सिलेक्शंस हैं। अभी महिला बिल जो पास हुआ है हाल ही में पार्लियामेंट में, जितना हमारे महिलाएं राजनीति में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे पुलिस में हो, जितने हम इन्वॉल्व होंगे तो आने वाले जो नारी शक्ति को उसका सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगी कि आप अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करें। और चलिए, अब ये तो एक बात हुई, और एक पैनल डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अभी यहाँ पर चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाओं के बारे में जब बात होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बात करना बेहद ज़रूरी होता है, और उनकी सुरक्षा भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुरक्षा के लिए क्या कुछ कैसे प्रावधान हैं, कैसे महिलाएं खुद को समाज में सुरक्षित रख सकती हैं, और अगर किसी घटना का वो शिकार हो रही तो कैसे उस दौरान में वो खुद को बचा सकती हैं, इन सभी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, जिसके लिए मैं मंच पर अपनी सहयोगी पूनम सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगी। उनके साथ में पैनलिस्ट के तौर पर मोनाली गुहा जी रहेंगी, DSP ललिता मेहर जी रहेंगी, हर्षा साहू जी रहेंगी और सुनीता वर्मा जी रहेंगी। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी मंच पर आएँ और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू पूनम। थैंक यू प्रथा। अभी हम जिस पैनल में चर्चा करने वाले हैं, विमेन सिक्योरिटी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं जो हमारी DSP ललिता मेहर जी हैं, मैं उनसे ही करना चाहूँगी कि मैम, हमने देखा है कि विमेन आज एजुकेट हो गई हैं, काफ़ी आगे भी बढ़ गई हैं, लेकिन अपने सिक्योरिटी के लिए उतनी सजग नहीं रहती हैं, तो क्या कुछ आप उनको सलाह देना चाहेंगी? महिला सुरक्षा की बात अगर करें तो महिलाओं की सुरक्षा ना महिलाओं के हाथ में ही है। महिलाएं अगर अपने आप को जागरूक कर लें कि उनको कब उनके साथ गलत हो तो आवाज़ उठाना है। गलत क्या है ना, जितने भी क्राइम्स आप देखेंगे ना, मैक्सिमम क्राइम की शुरुआत एक सिलसिलेवार चलती है। पहली बार उनके साथ जब होता है तो उसको इग्नोर कर देती हैं, या फिर वो डर जाती हैं कि किसी को बताऊंगी तो शायद उन पे ही सवाल ना उठे, तो बताती नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, तब कहीं जाके वो आवाज़ उठाती हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे पास जितने केसेस आते हैं रियलिटी में उससे ज़्यादा केसेस होते हैं। कई सारी महिलाएं तो हमारे पास आती भी नहीं हैं, उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि हम बोलेंगे तो क्या होगा क्या। तो महिलाओं को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और जब वो पुलिस के पास आएंगी, अपनी समस्या को बताएंगे, तो डेफिनेटली उसमें आरोपी को हम सज़ा दिलाने में उनका पूरा मतलब जो भी केस हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वही हमारा रहता है। और अलग अलग केसेस आप देखें, जैसे महिलाओं के साथ किस टाइप के अपराध होते हैं, उसको लेकर अगर आप सुरक्षा की बात करें तो एक टाइम था जब हमारे पास केसेस सुनने को आते थे कि बहू को सास ने मिट्टी तेल डाल के जला दिया, लेकिन जब उसमें सास को जेल होने लगी, ससुराल वालों को जेल होने लगी, तो ऐसे केसेस घटने लग गए। हमारे पास जो केसेस आते हैं, अगर 376 की बात करें तो एक केस जो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो, और उसमें आप केसेस के इंटरवल देखेंगे कि घटना का जो समय है वो साल का, 2 साल का, 3 साल से वो मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार ही ऐसा करता है और उसके बाद शादी करने से इनकार करे या वो टाले, उसी समय ही पुलिस को कंप्लेन करें। और दूसरा कि आप उस लेवल तक उस पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं कि आपको बाद में रिग्रेट होना पड़ सके। तो आप जिस चीज़ की इंश्योरिटी के लिए उस लेवल तक बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पहले इंश्योर कर लें, उसके बाद ही मतलब करें। देखिए आज ये हो गया कि लड़कियां में कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गई हैं। इसी बीच हमारे साथ सेकंड पैनलिस्ट हर्षा साहू जी मौजूद हैं। कराटे क्वीन का इनको तमगा दिया गया है। अभी हम विमेन सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। कैसे विमेन, आज की महिलाएं अपने आप को सेल्फ डिफेंस के ज़रिए सिक्योर बना सकती है मैम? सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अलग टाइप का, जैसे मतलब महिला सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसे बोलना चाहिए, और हर जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है। हम जितने लोग हैं मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% महिलाएं तो हर दिन मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सम्मान हो रहा है।
पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों ने जो किया वो बहुत अलग तरीके का है कि सुरक्षा पे बात करनी है, स्वास्थ्य पे बात करनी है, तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है लोगों तक कि जो दूसरी महिलाएं काम कर रही हैं उसको हम सुने और वो कैसे कर रही हैं उसको हम जो भी अपने अपने सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका सब्जेक्ट अलग है लेकिन ध्येय सिर्फ एक है, कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना, वही एक उनका ध्येय है। तो जैसा कि पैनलिस्ट में बात हो रही है सुरक्षा की, हम यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि सुरक्षा की जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले एक जब जो महिला होती है उसको ये पता होना चाहिए कि जैसे वो हर बार किसी के साथ जाएं, पति के साथ या कोई जेंट्स पर्सन के साथ जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए सेल्फ डिफेंस इसलिए करना होता है कि हमको कहीं जाना है तो हम अपनी सुरक्षा तो एटलीस्ट कर सके, या उस विपरीत परिस्थिति से हम निकलें और जाके पुलिस की मदद लें या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके दूसरों से मदद लें। तो हमेशा जैसे हम यहाँ से जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, नया रायपुर आजकल जा रहे हैं, बस में बहुत भीड़ होती है, जो 11 बजे के बाद हर आधे घंटे में बस चलती है लेकिन उसमें बहुत भीड़ होती है। तो मान लीजिए भीड़ पे आप ऐसे खड़े हैं या ट्रेन में, मेट्रोज में हम ऐसे खड़े हुए हैं और पीछे से कोई हमको धक्का दे रहा है या फिर पीछे से कोई हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वो अगर हमको पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, बार बार ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में, बस में वो बार बार धक्का देता है, और जब हम बोलते हैं कि आप ठीक से खड़े रहिए, आप क्यों हमको टच कर रहे हैं, तो हम उनका एक परमानेंट जवाब होता है, मैडम मैं धक्का नहीं दे रहा हूँ, पीछे से धक्का आ रहा है। तो और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो ये सोच कर ही बस में ट्रेवल करते हैं, वो क्या करते हैं, जानबूझ के हमको धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है, वो समझ गया है, हम समझ गए कि हमको वो जानबूझ के कर रहा है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, हमको सिर्फ अपना एल्बो निकालना है बाहर, है ना। यहाँ से अगर मैं मार रही हूँ तो किसी को एल्बो मारूंगी, ये बहुत तेज लगती है। आप यहाँ पर मारेंगे, आप यहाँ नाक पे मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, पेट पे मार सकते हैं, ग्रोइंग पे मार सकते हैं, आपकी इच्छा, आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हाइट है तो आप पेट में मार सकते हैं, अगर आपके हाइट का सिमिलर हाइट का है तो आप चेहरे पे मार सकते हैं। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि अरे गलती से धक्का दे रहे हैं, हम कई बार होता है ना कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम चुप रहते हैं, इग्नोर करते हैं, ये हमारी आदत है। अगर हम इग्नोर करते हैं तो सामने वाले को क्या लगता है, अरे ये तो कुछ बोल नहीं रही है, इसको कोई मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम डरते रहते हैं अंदर से। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी हिम्मत दिखा के आपको धक्का देने की बजाय आपके यहाँ पेट में हाथ रखता है। मैं अब अगली जो गेस्ट हैं हमारी मोनाली गुहा जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मैं अभी तो हमने बात की वुमेन सिक्योरिटी की फिजिकली, लेकिन आजकल आज की डेट में अगर हम डेटाज देखें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी वुमेन के लिए उतनी ही ज़रूरी है। अधिकतर शिकार महिलाएं बन रही हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन उनका यूज़ करना, उन्हें उनसे बचाए रखने के लिए महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। तो मोनाली जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपके पास किस टाइप के केसेस आते हैं, कैसे महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं सोशल साइट्स में या फिर मार्केटिंग में, कहीं से भी अगर उन्हें कुछ शॉपिंग करना है वो इसका शिकार बन रही हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है? सवाल करूंगी आपसे, आप खुद जवाब दीजिएगा और खुद सोचिएगा कि आप कितने सुरक्षित हैं रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। एक सवाल आप सबसे कॉमन है, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप में से कितने लोगों का एक ही ईमेल एड्रेस है और वही ईमेल आईडी आप हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आप सब देखिएगा, ये ईमेल हमारा ना बहुत बड़ा सीक्रेट होल्डर होता है। मेरा अपना फेवरेट टॉपिक है ईमेल फॉरेंसिक्स का। इतना डेटा निकलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि अरे ये डेटा हमारा ही है, हम खुद भूल जाते हैं और हमारा वो डेटा होता है। एक और क्वेश्चन है, आपका जो पब्लिक नंबर होता है क्या वही आपने बैंक में भी रजिस्टर किया है जो आपने सबदूर बांट दिया है? रेज योर हैंड्स। अपराधी को पता होता है ओटीपी इसी पे जाएगा। इतना ओपन डोर प्लीज़ ना रखें सुरक्षा को लेकर। ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान रखिएगा। एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए, उसको बहुत हद से सुरक्षित करिए और उसको बैंक में रजिस्टर करवाइए। सिमिलरली एक अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओटीपी रिसीवल के लिए एक अलग नंबर रखिए, उसको किसी से साझा मत कीजिए। मिनिमम इतना आप फॉलो करें
और एक अपनी तरफ से एक आपको मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी कि हमारा इंस्टीट्यूशन भी है, कंपनी भी है, वी डू प्रोवाइड सर्विसेज, वी डू प्रोवाइड कोर्सेज इवन फॉर सीनियर सिटीजन्स। विमेन के लिए स्पेशल बैचेज होती हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्पेशल बैचेज होती हैं। अक्रॉस इंडिया में हमारा अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग देता है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। कोई भी कभी भी अपनी साइबर सुरक्षा के लिए उसको ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है, तो सीखिए ज़रूर। आप बिल्कुल, हम इसके लिए कुछ प्लान करेंगे। फिलहाल अभी सुनीता जी हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं। मैं विमेन सिक्योरिटी में इनको आज के पैनल में सम्मिलित करने का एक कारण है कि मैम के जो अधिकतर आर्ट्स होते हैं वो वुमेन के कुछ पीड़ित महिलाओं के कुछ ऐसे अनोखे कृतियाँ वो लेकर सामने आती हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी इस पूरे चित्रण के पीछे आपका क्या अनुभव रहा है? आपने सवाल किया और मेरे सामने इतनी खूबसूरत सुंदर महिलाएं बैठी हैं कि मैं बहुत देर तक भूल गई थी इतनी सारी कलाकृतियाँ जिंदा। अब आपने कहा है कि पीड़ित महिलाओं के बारे में, मैं आप सबको एक कागज़ देती हूँ। सोचिए, आपको चित्र बनाना है, आप डर जाएंगे खाली पेपर देख के, क्या बनाऊंगी। फिर मैं कहूँगी कि आप कुछ भी लाइन खींचो, वो लाइन खींचना जो आपकी सांस को मैच करता है, जैसे जैसे आपकी धड़कन बढ़ती है वो लाइनें खींचो। तो जैसे ही आप किसी पेपर पे आप पहली लाइन खींचती हैं, मतलब आप अपने डर पर विजय पाती हैं। मेरे अगल बगल में इतनी सारी शक्तिशाली महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैं आपको वो बताती हूँ कि उसके भी अंदर कोई है जो बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है जो आपको कहना है और आप कहती नहीं हैं, कहना चाहती हैं। मेरे बॉस ने मेरे साथ ज़्यादती की, मैं उसको गाली नहीं दे पाती, मेरी नौकरी चली जाएगी। जिस खुशनुमा परिवार से मैं आई और एकदम से नेगेटिव ससुराल में चली गई जहाँ मेरी सारी संभावनाओं को नकार दिया गया, तब मैंने दर्द को समझा। इससे पहले मुझे लगता था दुनिया बहुत खूबसूरत है और रंगों की दुनिया बहुत सुंदर है, रंग, रेखाएं, फॉर्म और आपका स्पेस, बस इतनी सी चीज़ है। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इस पैनल में शामिल होने के लिए। लीना सोलंकी जी हमारे साथ में मौजूद है। लीना जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं या महिलाओं की जब बात आती है तो अपने आप पे महिलाएं वैसे ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि हर बार उनके राह में रोड़े उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे आ जाते हैं। खुद पर फोकस, खुद पर ध्यान महिलाएं कैसे रख सकती हैं? सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ की सारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, विशेष करके कौशिक जी, पृथा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, और मेरी सशक्त सभी नारियों को मेरा प्रणाम। मैं ब्यूटी के क्षेत्र में 20 साल से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सभी महिलाओं के लिए जो भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही है, सबको अपनी इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए। इंटरनल ब्यूटी में ये बोलूँगी कि हम अपने सैलून में, मेरे सैलून में अगर आप एक क्लाइंट बन के आते हैं और मैंने आप पे कितना भी अच्छा महंगा ट्रीटमेंट किया, लेकिन आप जब अंदर से खुश नहीं हो, आप पॉजिटिव नहीं हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो मैं कितने भी अच्छे ट्रीटमेंट्स आपको दूंगी तो उसके रिजल्ट्स मुझे जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। चलिए, तो आंतरिक सुंदरता के साथ में बाहरी सुंदरता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरती से यहाँ पर लीना जी ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ में नीतू वर्मा जी भी मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं नीतू जी, और लगातार पिछले लंबे समय से वो यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। नीतू जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना ज़रूरी है महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना और कहाँ पर महिलाएं चूक कर जाती है, आप कैसे देखती हैं इस परिदृश्य को? First of all, thank you Asian News, thank you प्रीता। जब अपने आप को प्रियोरिटी की बात आती है तो आई थिंक ये इसी प्लेटफॉर्म एशियन न्यूज़ के इनॉग्रल इसमें मैंने यही बात बोली थी। प्रियोरिटी जब हम फीमेल्स हम सोचते हैं अपने आप को, अभी बहुत चला है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये वाली प्रियोरिटी की, तो हम सबसे पहले अपने लिए शॉपिंग और पार्लर, किटी, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और रील्स बनाना, हमको लगता है ये हम अपने लिए करके हम अपनी प्रियोरिटी, हम अपने आप को प्रियोरिटी दे रहे हैं।
और मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जितना टाइम आप सेल्फी, रील्स, स्टोरीज, स्टेटस डालने उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बिताते हैं, किटी या फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, पार्लर में जितना आप टाइम बिताते हैं, उससे ज़्यादा टाइम अगर आप योगा में, ट्रेडमिल, वॉक या हेल्थ में या अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने में लगाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ गोज़ हैंड इन हैंड। आप सिर्फ ये सोचें कि रील्स बना के हम हैप्पी हो रहे हैं तो आप इस साइकिल में फंसते जाएंगे, और वैसे ही हैप्पीनेस के लिए, हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए आपको योगा मैट या ट्रेडमिल की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि रील्स बनाने की। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ ऑन बेसिस ऑफ हेल्थ। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर नीतू जी ने कही है, और उनके फिटनेस का राज आप उनको देखकर भी अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि किस तरह से वो खुद को ध्यान दे रही है, और यही समझाने की और बताने की कोशिश आप सभी को भी वो कर रही हैं कि आप लोग भी ऐसे ही सजग रहें अपने इनर हेल्थ को लेकर, अपने आउटर हेल्थ को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर आप उतनी ही सजगता से आगे बढ़ते चले जाइए, तो खूबसूरती आपके साथ में चलती रहेगी ताउम्र। चलिए, नीतू जी को हमने सुना है। सुमनदीप कौर जी है, फैशन डिज़ाइनर के तौर पर वे जानी जाती हैं और फैशन के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से उनका अनुभव रहा है। सुमनदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे फैशन को लेकर अभी आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि तब के दौर, पहले के अगर फैशन की बात करें, अभी के फैशन की बात करें, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मौसम के हिसाब से भी फैशन लगातार बदलता चला जाता है। आप कैसे देखती हैं इसको, और महिलाओं को कितनी ज़रूरत होती है फैशन के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाने को लेकर? तो फैशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर आप देखिए, जैसे आज के इवेंट की मैं बात करूँ तो इट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मल इवेंट। तो आप मैक्सिमम लोग इंडियन फॉर्मल्स में आए हैं, जो कि साड़ी है, हम उसको 6 यार्ड्स ऑफ एलिगेंस बोलते हैं, और अब सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते रहते हैं। जैसे समर्स में हम देखें तो हम ज़्यादातर कॉटन प्रेफर करते हैं, विंटर्स में हम कॉटराइज वगैरह प्रेफर करते हैं, जो कि ठंड से हमको बचाता है डेफिनेटली। रेंस पे हम मोस्टली या ऑटम विंटर या स्प्रिंग समर बोल सकते हैं, उसमें हम ज़्यादातर डेनिम्स या प्रिंट्स में हम ज़्यादा वेयर करते हैं। सो दिस इज़ मोर अबाउट फैशन। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में आपने फैशन को लेकर हमारे सभी मेहमानों को और लोगों को आपने बताया है। पल्लवी जी भी हमारे साथ में मौजूद है बतौर पैनलिस्ट आज इस मंच पर, और पल्लवी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लगातार समाज के उत्थान में महिलाओं के हित के लिए वो लगातार काम कर रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। पल्लवी जी, आपसे समझना चाहेंगे लोगों की सोच में कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हर बार आए दिन घटनाएं भी हो रही हैं, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, सकारात्मक चीज़ों को लेकर भी बात करें तो हर बार कुछ चीज़ें खराब भी होती है और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती है। आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लोग, जो कि लोगों के समाज के लोगों के लिए, उनकी रक्षा के लिए ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, वर्तमान परिदृश्य को और इस परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखती हैं? यहाँ तो स्टाफ भी महिला बाहुल्य है, इसलिए मैं पूरे एशियन न्यूज़ को के लिए ताली बजाना चाहूँगी। जब इनका इनॉग्रेशन हुआ था तो वहाँ A to Z महिलाएं थी एशियन न्यूज़ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर एक कार्यरत स्टाफ जो है A to Z फीमेल है। महिलाएं, मैं 2-3 चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है एक लाइन महिलाओं को कि नामुमकिन भी मुमकिन है गर हौसले बुलंद हो। आपके मन में वो विल पावर होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन आप सोच ले तो किसी चीज़ में किसी भी फील्ड में कोई भी काम करने के लिए आपको कहीं पर भी डरने, झिझकने, किसी भी चीज़ में पीछे रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़। हम कर सकते हैं, बस यही काफ़ी है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा, कैसे होगा वो बात की बात है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप सभी का पुनः आभार कि बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने अपनी बातों को रखा है। लाइफस्टाइल को लेकर फिटनेस कैसे रखा जा सकता है, कैसे खुद को फिट रखा जा सकता है, ये नीतू वर्मा जी ने बताया है। साथ ही लीना जी ने बताया कि आंतरिक सुंदरता और बाहरी खूबसूरती को कैसे आप संजो कर रख सकती हैं। तो सबसे पहले आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके सम्मान के लिए और उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए, चूँकि ये कार्यक्रम हमेशा हमारे और उनके जहन में रहे, इसके लिए
मंच पर हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। शमशाद बेगम जी के सम्मान के लिए मैं रचना मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे यहाँ पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। सशक्त नारी समर्थ समाज और सशक्त नारियां मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं। हम और आप सभी आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, गरिमा बढ़ा रहे हैं। रजनी रजक जी भी हमारे साथ में मौजूद है इस कार्यक्रम में। मूवी सुनना बहुत मजेदार रहा और उन्हें भी सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है रचना मिश्रा जी के द्वारा। पद्मश्री उषा बारले जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जितनी सहजता से उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को बताया है, कितनी सारी परेशानियां आई, चुनौतियां आई, उन सभी को पार करते हुए हंसते खेलते उन्होंने उसे गुजार दिया और उतनी ही चुलबुलेपन के साथ में उन्होंने अपनी जो कहानी बताई, सभी माहौल आप सभी ने भी ठहा के लगाए। ये उनकी खूबसूरती है और उनको भी सम्मान देने के लिए रचना जी से विनम्र आग्रह है कि आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये कार्यक्रम, ये पल हमेशा हमारे जहन में कैद रहे, इसके लिए ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सीएमडी सुबोध सिंघानिया जी को विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और धन्यवाद ज्ञापित करें एशियन न्यूज़ की ओर से, चूँकि शानदार शाम का आयोजन किया गया है। और सीएमडी सर से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापित करें सभी महिलाओं का, सभी मेहमानों का, कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो विनम्र आग्रह हमारे सीएमडी सुबोध सिंघानिया सर जी से। सशक्त नारी समर्थ समाज नारी समापन समारोह में पूरी छत्तीसगढ़ की अपने अपने क्षेत्र में सब योद्धा के रूप में आप आई हुई हैं। सभी का एशियन न्यूज़ परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत सी जवाबदारियां हैं और ये सिर्फ नारी शक्ति ही है जो सब चीज़ को मेंटेन कर यहाँ पर अपना समय समाज के लिए और हर क्षेत्र के लिए, अलग अलग क्षेत्र में जितने लोग हैं आए हुए अपने अपने क्षेत्र में सब अपना अपना समय निकालते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सबको जाना भी है। बहुत बहुत सभी का, आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से शमशाद बेगम जी, ममता चंद्राकर जी चली गई, उषा बारले जी, रजनी रजक जी और जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग आए, सबका एशियन न्यूज़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।